नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूं। लीजिए सुनिए मेरी कहानी, मेरी जनहित याचिका का 9वां और अंतिम भाग। मेरे आने के करीब 3 घंटे बाद संपा 11 बजे घर आई। अक्सर इतनी देर हो ही जाती थी, इसलिए मैं निश्चिंत था, उसे फ़ोन नहीं किया। और करीब हफ्ते भर बाद मैंने फिर खाना भी बना लिया था। भूख लगी थी, लेकिन संपा का इंतज़ार करता रहा कि आएगी तो उसके साथ ही खाऊंगा। वह पोर्च में कार खड़ी कर अंदर आई तो उसके हाथ में कागजों के 2 भारी भरकम बंडल थे। वह पैम्पलेट थे, उसके अभियान से संबंधित, जिसे लेने हम दोनों को साथ जाना था, लेकिन वह बताए बिना अकेली ही चली गई और ले आई। मेरे दिमाग से उतर गया था कि 7 बजे उसे कॉल करना था। बंडल उसने एक तरफ पटका, सोफे पर बैठ गई। मैंने कहा, बताया नहीं, साथ ले आते। उसने बड़े बेरुखेपन से कहा, मैंने सोचा ले आते हैं, कौन सा बड़ा काम है, सम्मेलन के 2 महीने बचे हैं, तैयारी ठीक से नहीं हो पा रही है। मैंने कहा, चलो मैं कल से और समय निकालता हूँ, नहीं होगा तो कॉलेज से कुछ दिन की छुट्टी ले लूँगा। मेरी इस बात पर वह कुछ बोली नहीं, उठकर बाथरूम में चली गई। मुझे यह बुरा लगा कि मैं तो बात कर रहा हूँ, इसके काम के लिए छुट्टी लेने को तैयार हूँ, लेकिन ये अभी तक ताव दिखा रही है, बेवजह तमाशा किया हुआ है। आखिर मुझे भी गुस्सा आ सकता है। मन ही मन कहा, खाना बना दिया है, अब निकालूंगा नहीं। ऐसे ही सोचता हुआ मैं बैठा रहा। वह बाथरूम से बाहर आई, किचन में गई तो मुझे लगा कि उसे भूख लगी है। उसके अंदर जाते ही बर्तनों की आवाज़ आने लगी। उन आवाज़ों में भी मुझे गुस्से की झलक दिख रही थी। बाहर आई तो दोनों हाथों में खाने की प्लेट लेकर आई, सामने रखते हुए कहा, जब बना लिया था तो खा भी लेते, बेकार इंतज़ार करने की ज़रूरत क्या थी। उसे खाना लाते देखकर जो खुशी हुई थी, उसके इस बात से मूड खराब हो गया। फिर मैंने कहा, सोचा साथ खाते हैं। फिर वह कुछ ना बोली। खाना उसने रोज़ की अपेक्षा दुगनी तेजी से खत्म किया। फिर प्लेट ले जाकर किचन में रखकर हाथ वगैरह धोकर बेडरूम में चली गई। हम रोज़ खाना एक साथ खत्म करके उठते थे। कभी बर्तन वो रखाती थी, कभी मैं। उसकी इस हरकत ने मुझे फिर परेशान किया। उसे मैं उसी मेगा साइज टी शर्ट में बेडरूम की तरफ जाते देखता रहा, लेकिन कुछ कह नहीं सका। मैं माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश में था। खाना खत्म कर मैंने भी बर्तन वगैरह किचन में पहुंचाए और बेडरूम में पहुंच गया। संपा ने लाइट ऑफ कर रखी थी। ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ से वहाँ इतनी लाइट पहुँच रही थी कि चीज़ों को कुछ हद तक देखा जा सकता था। मैंने लाइट ऑन की तो मेरा मूड एकदम से ख़राब हो गया कि ये क्या तरीका है गुस्सा दिखाने का। ये कोई तरीका नहीं हुआ। बातें सुबह ही बहुत हो चुकी थी और मैंने यही समझा था कि मामला खत्म, लेकिन उसने तो मामला जैसे का तैसा बना रखा है। जैसा सुबह कहा था वैसा ही किया। अपनी टी शर्ट सच में निकाल दी है, बिना कपड़ों के ही करवट लिए लेटी है। टी शर्ट वहाँ कहीं आसपास भी नहीं दिख रही थी। जानबूझकर उसे कहीं छुपाया हुआ था। आखिर मैं भी अपने गुस्से को काबू नहीं रख सका। मैंने कहा, शर्ट क्यों नहीं पहनी, ये क्या तमाशा बना रखा है। वह कुछ नहीं बोली, लेटी रही तो मेरा गुस्सा और बढ़ गया। इस बार मैंने थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, इस तरह आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। इतना तनाव मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। जो कहना चाहती हो साफ सबको। मैं ना कुछ कहना चाहती हूँ, ना मैं कोई तनाव फैला रखा है मैंने, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि मेरा एक बार फिर रेप हो, इसलिए शर्ट नहीं पहनी, आगे भी नहीं पहनूंगी। आखिर सोते समय ज़रूरत ही क्या है इनकी। यहाँ हमारे बीच कोई तीसरा है ही नहीं और हमारे बीच कुछ छिपा नहीं है, ठीक है। अब सो जा, मुझे नींद आ रही, मैं बहुत थकी हुई हूँ। संपा के इस अजीबोगरीब जवाब से मैं खींच उठा, मगर चुप रहा। उलझन के कारण बहुत देर रात में सोया। सुबह उठा तो उसे कल ही की तरह फिर से ड्राइंग रूम में काम करते पाया। चाय भी सामने रखी थी। मैं बैठ गया तो उसने बिना कुछ बोले जो एक और कप रखा था उसमें चाय भरकर मेरी तरफ खिसका दी। वह जैसे पहले से सोचे बैठी थी कि मैं जब आऊँगा तो चाय इस तरह वह मुझे दे देगी। मैंने भी चाय ले ली। 2-3 सिप लेने के बाद मैंने कहा, गुस्सा उतर गया। तो वह चुप रही। फिर रिपीट किया तो कुछ देर बाद बोली, मैं गुस्सा नहीं थी, मैंने अपनी बात कही थी, अब भी वही कह रही हूँ। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटी हूँ। जब गुस्सा नहीं थी तो रात में क्यों किया हुआ सब। देखो मैं फिर कह रही हूँ कि तुम या तो बात को समझ नहीं रहे हो या समझना नहीं चाह रहे हो, या फिर मैं समझा नहीं पा रही हूँ। मैं रात में ही सब कह चुकी हूँ जब तुम उस टी शर्ट के कारण
आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो तो मेरी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। ऐसे में मुझे सही यही लगा कि कारण ही खत्म कर दो। वैसे भी जब कोई चीज़ ढकी रहती है तो क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। जब क्यूरियोसिटी ही नहीं होगी तो उसकी इस बात पर मैंने कहा, क्या उटपटांग बोलती जा रही हो? अगर औरतें लड़कियां कपड़े न पहने तो क्या रेप नहीं होगा? मेरी बात का मतलब यह नहीं है, तुम कुतर कर रहे हो। कपड़े का अपना महत्व है। बात मैंने अपने तुम्हारे इस घर के अंदर के दायरे की है और तुम उसे समग्र में लिए जा रहे हो। रजनीश अगर कहते थे कि घर में किशोर वय होने तक बच्चों को निर्वस्त्र ही रखा जाए तो वह यूं ही नहीं कहते थे। बात मानसिकता के निर्माण की है, कपड़े से मुक्ति पा लेने की नहीं। मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ होने वाला है। यदि ऐसा होता तो स्पेन या सारे यूरोपियन देशों, पश्चिमी देशों में रेप या सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटनाएं होनी ही नहीं चाहिए, या न मात्र को होनी चाहिए। वहाँ तो घर के बाहर भी न्यूडिटी हावी रहती है। संपा बोली, अफसोस तुम्हारे इस तर्क पर मैं यही कह सकती हूँ कि तुम्हारे फार्मूले से भी तो बात बनती नहीं दिख रही। यदि कपड़े पहनकर इनसे बचा जा सकता है तो मुस्लिम देशों में या मुस्लिमों में तो औरतें सिर से पैर तक कपड़ों की कई तहों में ढकी मुंदी रहती हैं, लेकिन रेप उनके यहाँ भी बराबर होते रहते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट वहाँ भी बराबर बना हुआ है, जबकि मौत की सज़ा तक दी जाती है। इसलिए सच यह है कि मानसिकता के निर्माण की बात होनी चाहिए। ऐसी मानसिकता का निर्माण कि लोग रेप या महिलाओं के शोषण की बात सोचे ही ना, क्योंकि ऐसा किए बिना यह न रुका है न रुकेगा। चाहे लोगों को मौत की सज़ा दो या उनके टुकड़े टुकड़े कर दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। निर्भया कांड के बाद वर्मा आयोग ने कानून सख्त किए, लेकिन कोई फर्क पड़ा क्या? उससे भी विभत्स कांड बराबर होते आ रहे हैं। केरल में ही लो, जहाँ उच्च साक्षरता दर है, स्टूडेंट का रेप जिस बर्बरता से किया गया उसके सामने निर्भया के साथ हुई बर्बरता कुछ नहीं थी। केरल में लड़की के शरीर में न जाने कैसी कैसी भयानक चीज़ें इंसर्ट की गई। उन्हें अंदर ही भयानक तरीके से मूव करा कर ऐसे खींचा गया कि उसके अंग छत विचत हो गए, सारी आंतें बाहर आ गई। इसके कुछ ही दिन बाद लॉ स्टूडेंट के साथ यही किया गया। उसके शरीर पर 38 घाव थे। इस समस्या को रोकने के लिए जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वे वैसे ही हैं जैसे कोई पानी की टंकी बुरी तरह जंग खा गई है। उसे बदलने के बजाय लीकेज को बंद कर सड़ चुकी टंकी का समाधान ढूंढा जाए। तुम जैसे चाह रही हो उस हिसाब से तो ऐसी मानसिकता डेवलप करने के लिए 2-3 पीढ़ियाँ चाहिए, उसके बाद भी गारंटी नहीं है। संपा बोली, यदि 2-3 पीढ़ियों में टंकी बदली जा सकती है तो कोशिश होनी ही चाहिए। आखिर सदियों से लीकेज बंद कर करके देख लिया गया, समस्या जस की तस है। जब यह तरीका फेल हो चुका है तो नया तरीका क्यों ना आजमाएं? मैंने कहा, तो मैडम लीकेज बंद करने की कोशिश छोड़कर मेरी मानसिकता बदलने की कोशिश करो। कल रात जो किया वह अब ना करना। मैंने यह बात प्यार से कहते हुए उसके गालों को ऐसे खींचा जैसे किसी छोटे बच्चे के खींचे जाते हैं। इस पर उसका जो जवाब आया उससे मुझे परेशानी हुई। उसने कहा, वह तुम्हारी मानसिकता बदलने के मेथड का ही एक हिस्सा है, इसलिए वह कंटिन्यू रहेगा। मुझे इस बात से गुस्सा लगी, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं, उठकर चल दिया दूसरे कमरे में। उसका मेरी मानसिकता बदलने का प्रयोग चलता रहा। सम्मेलन की तैयारी होती रही, मगर जब सम्मेलन हुआ तो उसके साथ साथ मेरे पैरों तले की जमीन भी खिसक गई। तैयारी के दौरान लोगों से मिल रहे रिस्पांस के आधार पर हमने अनुमान लगाया था कि कम से कम 10,000 लोग आएंगे। मीडिया भी अच्छा रिस्पांस देगी, कवरेज देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुश्किल से 100 लोग आए। मीडिया के गए गुजरे से 2-4 पत्रकार आए चलते बने। जो 100 लोग आए वो भी आए और चल दिए। जिन लोगों को बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था उनमें से सिर्फ 2 आए। जब वो आए तो 50 लोग भी नहीं बचे थे, तो वो इसे अपनी इंसल्ट समझकर चल दिया। संपा अपना वक्तव्य पढ़कर ही चुप हुई। चुप होने के बाद वह काफ़ी देर तक मूर्ति बनी बैठी रही। उसे गहरा सदमा लगा था। उसे हर तरफ से धोखा मिला था। यहाँ एंड टाइम पर बहुत से लोगों ने जो चंदा देने की बात कही थी वह भी गायब हो गए, जिससे कर्ज बहुत बढ़ गया। हारे जुआरी से जब हम घर पहुँचे तो एकदम चुप थे। मैं सबसे ज़्यादा इस बात से परेशान था कि अब हम दोनों लाखों रुपए का कर्ज कहाँ से भरेंगे। होम लोन पहले ही गले को नापे रहता है, मगर इस परेशानी से ज़्यादा मुझे दुख इस बात का था कि
सम्मेलन असफल नहीं बल्कि पूरी तरह से उस पर पानी फिर गया था। संपा आते ही बेड पर ऐसे निढाल होकर पड़ गई जैसे शरीर में जान ही न हो, जैसे योग के सवा आसन में पड़ी हो, जैसे योग के सवा आसन में पड़ी हो। मैं भी बेड पर एक तरफ बैठा था। मैंने कुछ देर बाद देखा उसकी आंखों की कोरों से आंसू निकल निकल कर उसके कानों तक जाकर उन्हें भिगो रहे थे। वह भीतर ही भीतर रो रही थी। कुछ ही देर में मुझे लगा कि अब यह सिसक पड़ेगी। मुझे उसकी हालत देखी नहीं गई। मैंने उसके चेहरे को दोनों हाथों से प्यार से पकड़ते हुए कहा, संपा, यह क्या? तुमसे मुझे यह उम्मीद नहीं थी। तुम एक स्ट्रांग लेडी हो। मेरी नज़रों में तुम किसी आयरन लेडी से कम नहीं हो। हम हारे नहीं हैं, हम फेल नहीं हुए हैं। हमने अपने उद्देश्य की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है। हमारे कदम अब पीछे नहीं हटेंगे। संपा, दिल्ली जैसे शहर में 100 लोगों का आना भी बहुत बड़ी बात है। इस बार 100 हैं, आगे 100,000 होंगे। संपा, याद रखो, हर बड़ा कदम, हर बड़ा काम छोटे से ही शुरू होता है। 0 से ही शुरू होकर आगे असंख्य नंबर बनते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो कारवां बनेगा ही। आज 100 आए हैं। हमारी यह उपलब्धि नहीं है, यह हमारी उस महान उपलब्धि का बीज है जो हमें भविष्य में मिलने वाली है। विशाल वटवृक्ष एक सूक्ष्म से बीज से ही निकलता है। मेरे इतना कहते कहते संपा चुप होने के बजाय फपक कर रो पड़ी। एकदम उठकर मुझसे लिपट गई, मेरी छाती में सिर छिपाए बड़ी देर तक रोती रही। मैं उसे अपने में समेटे उसके सिर को सहलाता रहा, चुप कराने की कोशिश करता रहा। बड़ी देर बाद कहीं वह शांत हुई। मैंने काफ़ी बनाए उसे तुरंत देते हुए कहा, जो हुआ उस पर सोचने के बजाय अब इस पॉइंट पर सोचना शुरू करो कि आगे क्या करना है। मुझे पीछे मुड़कर देखना अपने पैरों में बेड़ियां डालने जैसा लगता है। उस रात हम दोनों ने ब्रेड दूध से काम चलाया। खाना वगैरह कुछ नहीं बनाया। अगले कई दिन हम दोनों ने भारी भरकम कर्ज से कैसे निपटे इसकी योजना बनाने में निकाल दिया। मगर मेरी परेशानियां संपा की परेशानियों से कहीं ज़्यादा थी। सबसे ज़्यादा मैं इस बात से परेशान उठा कि संपा ने अपने मिशन से हटने का डिसीजन ले लिया। उसने साफ कह दिया कि अब वह आंदोलन वगैरह खड़ा करने का प्रयास नहीं करेगी, लेखन के जरिए ही अपने विचारों को फैलाएगी। मुझे उसका यह निर्णय परिस्थितियों के सामने घुटने टेकने जैसा लगा। इधर मैं जी वर्ड से अपने कनेक्शन के खुलने के भय से आतंकित होता रहा। इस बीच एक चीज़ मैंने और देखी कि संपा अब और ज़्यादा मुझ पर डिपेंड होती जा रही है। वह जैसे मुझ में ही सिमट कर रह जाना चाहती थी। उसके पास बस इतना ही काम था, पढ़ना लिखना सोना। घर के काम में बस थोड़ा बहुत ही हाथ बटाती। मजबूरन बाई लगानी पड़ी। एक काम जो रेगुलर था वह मेरे आने के बाद बस यूं ही गाड़ी से घंटे भर घुमाना। यही ज़िंदगी फिर कई साल चली। इस बीच मैंने कर्ज और जी वर्ल्ड के तनाव से मुक्ति पा ली थी। संपा की इनकम का भी अच्छा योगदान रहा। संपा ने इसी दौरान अपनी एक बुक पूरी की, इस दुनिया से उस दुनिया तक। उसे मैंने फर्स्ट ड्राफ्ट से ही पढ़ना शुरू किया था। मेरे कुछ संशोधन संपा ने स्वीकार भी किए थे। बड़ी कोशिशों के बाद एक नामी पब्लिशर उसे छापने को तैयार हुआ। यह सहयोग ही था कि जिस दिन पब्लिशर को मैंने स्क्रिप्ट सौंपी उसके अगले ही दिन मुझे कॉलेज के एक ग्रुप के साथ बतौर मैनेजर अमरावती जाने का आदेश मिला। सीनियर प्रोफेसर अनसुईया खरे के नेतृत्व में यह ट्रुप जा रहा था। उन्हीं के कहने पर मुझे भी जाने का आदेश मिला। यह दल अमरावती संत परंपरा पर शोध करने वाले छात्रों का था। मैंने सोचा संपा को भी लेता चलूं, उसका खर्च हम खुद उठाएंगे। वह अध्ययनशील विद्वान महिला है, साथ रहेगी तो अच्छा रहेगा। सीनियर प्रोफेसर से भी बात कर ली। उन्होंने कहा, नियमता तो नहीं चल सकते लेकिन चलो मैनेज किया जाएगा। लेकिन संपा ने मना कर दिया। लाख कहने पर भी नहीं मानी। एक ही तर्क कि मैं रहूँगी तो तुम अपना काम ठीक से नहीं कर पाओगे, या तुम्हारी करियर के लिए अच्छा नहीं है। मेरा भी समय किल होगा। इतने समय तक घर को बंद छोड़ देना भी ठीक नहीं। उसकी दोनों ही बातें सही थीं, तो अकेले ही गया अमरावती। वहाँ वाकई मेरा मन नहीं लग रहा था। संपा से मेरा कितना लगाव है, वह मेरे लिए कितनी ज़रूरी है, यह मैं सही मायने में वही महसूस कर रहा था। शुरू के कई दिन तो मैं सो ही नहीं सका। उठ उठ कर उसे फ़ोन पर बातें करता। वह कहती, सो जाओ मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे मुन्ने, मुझे भी सोने दो।
दिन भर से कितनी बातें कर चुके हो, कितनी बार कह चुके हो। तुमने जो यंग कपल को भी मात कर दिया, तुमने तो यंग कपल को भी मात कर दिया है। यह बात बिल्कुल सही है कि हम किसे कितना चाहते हैं, इसका सही अंदाज़ा तभी लगता है जब हम उससे दूर होते हैं। वही मुझे एहसास हुआ कि इसके बिना तो मेरा जीवन ही नहीं है। वहाँ गए 10 दिन हो गए थे और मैं बस अपने को किसी तरह संभाल रहा था। 11वें दिन हम पूरी टीम करीब 9 बजे खाना खा रहे थे। तभी मोबाइल पर रिंग हुई। देखा संपा का फ़ोन था। रिंग के साथ उसकी खिलखिलाती हुई फ़ोटो स्क्रीन पर आ जाती है। प्रोफेसर अनसुईया ने व्यंग भरी मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा, फिर खाने में जुट गई। मैंने कॉल रिसीव कर जैसे ही हेलो का उधर से किसी जेंट्स की आवाज़ सुनते ही मेरा दिल एकदम घबरा उठा। कॉल करने वाले ने अपने को पुलिस इंस्पेक्टर बताया। मुझे से पूछा, ये मैडम संपा आपकी कौन है? मैंने बताया वाइफ। तो उसने सिलसिलेवार एक स्वर में बता दिया कि इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही मारे घबराहट के मैं पसीने से तर हो गया। मैं एक झटके में अकलाते हुए पूछ बैठा, कहाँ, कैसे, वो ठीक तो है? या बोलते बोलते मैं उठ खड़ा हुआ। खाना खाते बाकी लोगों के हाथ भी जहाँ के तहाँ ठहर गए। सबकी प्रश्नवाचक दृष्टि मेरे चेहरे पर ठहर गई। इंस्पेक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती वगैरह कराने की बात बता दी। यह भी बताया कि हालत सीरियस है, तुरंत आए। मैंने कहा मैं अमरावती में हूँ। उसने कहा यहाँ लोकल कोई हो तो उसे भेजिए। मैंने सीधे प्रोफेसर साहब को फ़ोन करके उन्हें सारी बात बताई। उनसे रिक्वेस्ट की कि तुरंत हॉस्पिटल पहुँचने के लिए। फिर कई दोस्तों से भी बात की। अमरावती से मैं नागपुर पहुँचा। वहाँ से मुंबई की फ़्लाइट मिली। वहाँ से अगले दिन दिल्ली पहुँचा। वहाँ से कोई सीधी फ्लाइट न मिलने के कारण बड़ा टाइम लग गया। मैं एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल पहुँचा तो वहाँ मुझे प्रोफेसर साहब और कई दोस्त मिले। सब गेट पर ही मिल गए। मैं हाफता कांपता उनके पास पहुँचा। सबके चेहरे अजीब से बुझे बुझे से लटके हुए थे। उन सबको ऐसे देखकर किसी अनहोनी की आशंका से मैं कांप उठा। प्रोफेसर साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने कंधे को पकड़कर ढाढ़स बंधाते हुए कहा, समीर हिम्मत से काम लो। इसके बाद मुझे समझते देर नहीं लगी। मेरे आंसू बह चले, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं जहाँ खड़ा था वहीं बैठ गया। मेरी दुनिया एकदम अचानक ही उजड़ गई थी। संपा मुझे छोड़कर चली गई थी। उसकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा चुकी थी। मेरे दोस्त मुझे अपने घर लेते गए। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद संपा का पार्थिव शरीर मिला। मैंने शाम तक अपने मित्रों के साथ उसका अंतिम संस्कार कर दिया। घर लौटा तो लगा जैसे शरीर में जान ही नहीं है। दोस्तों ने संभाला। अगले 3 दिन में बाकी संस्कार पूरे कर दिए। जब तक इन सब कामों में बिजी रहा तब तक तो एहसास उतना नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जब रात में लेटा तो मैं खुद को रोक न सका। बेड पर एक तरफ उसके होने की आदत पड़ गई थी। बार बार मेरा हाथ उस हिस्से को छू रहा था जिस पर संपा रहती थी। लगता जैसे संपा आकर लेटने ही वाली है। मैं उसका एहसास करते हुए फफक कर रो पड़ा। पूरे घर में मेरी आवाज़ पहुंच रही थी, मगर मेरा अपना कोई होता तब तो मेरे पास आता। मैं रोते रोते पस्त हो गया। खुद को कोसने लगा कि आखिर मैं उसे अकेले छोड़कर गया ही क्यों। ना मैं जाता, ना वह बाहर शराब पीकर गाड़ी ड्राइव करती। मैं होता तो उसके इस काम के लिए खुद चला जाता। मैं इस बात का सख्ती से पालन करता था कि ड्रिंक के बाद बाहर जाना ही नहीं है। उससे मैंने आधे घंटे पहले ही फ़ोन पर जब बात की थी तब कहा भी था, रात हो गई है, अब मत जाओ। मगर अपने काम के जुनून में वह खुद को रोक न पाई। मैं यह जान भी नहीं पाया था कि उस समय उसने ड्रिंक कर रखी है। नहीं तो चाहे जैसे हो उसे रोकता। मैंने सोचा खुद तो चली गई, इतना बड़ा काम जो छोड़ गई है, अब वह कैसे होगा। कितना बड़ा दुर्भाग्य कि जब वह अपने को रेगिस्तान से बाहर घुस पा रही थी, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही थी, तो एक छोटी सी गलती कर अपना सब कुछ क्षण भर में खो दिया। अपनी ड्रीम बुक भी पब्लिश हुई ना देख पाई। सारी मेहनत पर पानी पड़ गया। और जो मुझे अकेला छोड़ गई, मेरा क्या होगा। अब कौन रहा मेरा इस दुनिया में। भाई बहन सब न जाने कितने बरसों से एक दूसरे को भूल चुके हैं।
अब क्या करूं? या क्या ही मुझे अब तक जीवन में बार बार उठ खड़े होने की ताकत देता रहा है। मैं हर बार आगे बढ़ने में सफल रहा हूं, तो इस बार भी मेरी आत्मा की आवाज़ ने मुझे संपा के सपने, जो कि मेरा भी सपना है, को पूरा करने के लिए, उठ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। उस स्थिति में भी मैंने तय कर लिया कि किताब छपकर आते ही मैं आगे बढ़ूंगा, उसका बाकी लिटरेचर भी छपाऊंगा और प्रोफेसर आयशा को शामिल करूंगा। वह संपा के समय से ही इच्छुक है। ऐसा मुस्लिम महिलाओं की तलाक समस्या का समाधान ढूंढने के लिए संपा जैसी महिला का साथ चाहती थी, क्योंकि वह भी इस दंश का शिकार है। उस वक्त न जाने क्या हुआ कि मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही सक्रिय हो उठा। अचानक यह ख्याल भी मन में आया कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करूंगा कि ऐसे सारे कानूनों में संशोधन किया जाए जो किसी भी स्त्री, पुरुष या संस्था के खिलाफ किसी भी पक्ष के लिए एक तरफा कार्रवाई करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जरूरत हुई तो और भी कदम उठाऊंगा, जिससे मंजली जैसी शख्सियत किसी कानून का दुरुपयोग न कर सके। ऐसे ही सोचते सोचते सिसकते देर रात किसी समय नींद आ गई। सुबह करीब 9 बजे नींद खुल गई। कॉल बेल बार बार बजे जा रही थी। बड़ा बुरा लग रहा था। पूरा बदन टूट रहा था। किसी तरह अपने को खींचते खांचते दरवाजे खोला जाकर सामने प्रोफेसर आयशा खड़ी थी। पिछले कई दिन की तरह बड़े से हॉटपॉट में फिर वो नाश्ता, खाना पीना लेकर आई थी। मैं उन्हें नमस्कार कर अंदर ले आया। प्रोफेसर से कॉलेज में ही परिचय हुआ था। वह कॉलेज में भी मेरे लिए कुछ न कुछ लाती ही रहती हैं। कॉल बेल की आवाज़ से जो गुस्सा आया था वह उन्हें देखते ही खत्म हो गया। उन्होंने मुझसे कहा, तैयार हो जाओ समीर, संभालो अपने को। जाने वाले को तो लाया नहीं जा सकता। जीने के लिए समय बहुत कम भी है और बहुत ज़्यादा भी। दुनिया बहुत छोटी भी है और बहुत बड़ी भी। यह दोनों हमारे सामने कैसी होंगी यह हम पर डिपेंड करता है। ऐसा मेरे इतने करीब थी कि उनकी गर्म सांसों को मैं महसूस कर रहा था। अचानक लगा जैसे ठीक उनके पीछे ही मंजली खड़ी है। फिर अगले ही पल मन में कहा, पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी। जैसी भी हो, एक बार अपने लालच का परिणाम आकर देख ले। उस कानून की विध्वंसक शक्ति से हुई तबाही के परिदृश्य पर एक नज़र तो डाल ले। इसके साथ ही दिमाग में यह आया कि छोटे छोटे मामलों में भी स्वतः संज्ञान लेकर कदम उठाने वाली देश की सर्वोच्च न्यायपालिका भी ऐसे विध्वंसक समस्त कानूनों से उत्पन्न परिणामों का गहराई से अध्ययन करे, फिर निकले निष्कर्षों के आधार पर संशोधन के लिए कदम उठाए, जिससे कोई भी कानून किसी के हाथ का हथियार न बन जाए। सच में आखिरी व्यक्ति तक को न्याय मिले। वह सिर्फ होता हुआ दिखे ही नहीं, ऐसा वास्तव में हो भी। धन्यवाद मित्रों।